नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे, आज मैं आपको कुछ छोटे लेवल की जानकारी देना चाहता हूं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज और त्रिभुज का विभाजन। वर्गीकरण, ये हमारे दो टॉपिक रहेंगे आज। इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम, और इन दोनों टॉपिक को हम दिखाएंगे कैसे इन्हें गेस्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलो बेटे, हमारा टॉपिक है त्रिभुज। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं, समस्या है ये। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चों को रटा दिया जाता है कि तीन भुजा हो वो त्रिभुज होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कोई चीज रटाऊंगा नहीं आप। तो बेटे, त्रिभुज मैं आपको कराऊंगा। देखो, त्रिभुज को ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है त्रिभुज को पहले तोड़ना है। किसे कहते हैं? त्रिधनभुज। त्रिधनभुज। अब आप कहोगे त्रि माने, आप संस्कृत में या कहीं में पढ़े त्रि। त्रि माने होता है तीन, और भुज माने होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। अब आप कहोगे सर भुजा क्या होती है, भुजा की परिभाषा क्या होती है? मेरी ये भुजा, ये मेरी भुजा, आपने सुना भी होगा, ये मेरा भाई मेरी भुजा है, मेरे दो भाई हैं, मेरी दोनों भुजाएं, एक भुजा भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, बढ़ाते रहो अपनी भुजाओं को। भुजा, भुजा मतलब भुजा, हाथ। त्रि माने तीन, जिस किसी के तीन हाथ हों और तीनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हों उसे ही त्रिभुज कहते हैं। अर्थात मैं परिभाषा लिख सकता हूं इसकी, तीन भुजा वाली, तीन भुजा वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ना? आप कहोगे सर समझ में नहीं आई। देखो, एक भुजा ये रही ए बी, एक भुजा बी सी ये रही, एक भुजा सी ए ये रही। मैंने तीन भुजा ले ली और तीनों भुजा इस तरीके से लिख दी, ये त्रिभुज है नहीं है। इन तीनों भुजाओं को मैंने ए बी या सी लिख दिया, और सी से फिर ए मैंने यहाँ बना दिया, ये त्रिभुज है, ये भी नहीं है। तो त्रिभुज किसे कहेंगे कि तीन तो भुजा हो ए बी, बी सी और सी ए, और तीनों आपस में जुड़ी हुई हो, बंद हो। तो तीन भुजा वाली बंद आकृति, यानी ऐसी आकृति जिसमें से कोई भी चीज अंदर या बाहर न जाए, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। अंदर बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई इधर नहीं जा सकता है। अर्थात अगर आप जाओगे सरकते हुए तो लाइन कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऊल कर जाओगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन बंद है, ठीक। तो इसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में और क्या होता है? तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। आप कहोगे कोण किसे कहते हैं? जब कोई दो रेखाएं, असमांतर रेखाएं, कोण की भी परिभाषा बता दे रहा हूं, जब कोई दो असमांतर रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अब कहोगे कोण किसे कहते हैं? तो कोण बेटे कहते हैं जब भी कोई दो असमांतर रेखाएं जो कभी मिले, समांतर रेखाएं जो कभी न मिले, असमांतर जो कभी न कभी मिले, एक रेखा और दो रेखा। असमांतर रेखाएं इसे आगे बढ़ाओगे, इसे आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी, और जहां मिलेगी वहीं पर कोण का निर्माण करेंगी। तो इसमें ऐसे तीन भुजा कोण होते हैं।
तो आप कह सकते हो एक समांतर भुजा एक कोण बना, एक समांतर भुजा दूसरा कोण बना, और एक समांतर भुजा दो समांतर तीसरा कोण बना। ठीक है ना। तो तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती हैं, तीन ही भुजा होती हैं। और क्या क्या होता है इस त्रिभुज में, इसमें तीन बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, तीन बिंदु, या इसे कहते हो तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष भी कह सकते हो, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है ना। और इसका हमेशा एक चीज और लिख दे रहा हूं इसमें, त्रिभुज का सदैव क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल और परिमाप निकाली जाती है। क्या नहीं निकाला जाता, आयतन नहीं, आयतन नहीं निकाला जाता, ये दोनों निकाले जाते हैं। क्लियर। ये तो हमारी हुई त्रिभुज के बारे में साधारण बात है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, मैंने अब लिया है त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं पता नहीं, हम बताते हैं। त्रिभुज का जब हम विभाजन करते हैं तो दो आधार पर करते हैं। कितने आधार पर, दो आधार पर। कैसे कैसे, त्रिभुज किसके आधार पर हो रहा है वर्गीकरण, उस पर। जैसे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है, दो आधारों पर। कौन कौन से, नंबर एक भुजा के आधार पर, और नंबर दो कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है ना। फर्स्ट समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण त्रिभुज। ठीक है ना। हमारे कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारे 6 कोण बनते हैं। कितने, 6 कोण। अगर आपने 6 कोण पढ़ लिए और 6 कोणों की परिभाषाएं आपने पढ़ ली तो समझना कि आपका त्रिभुज ज्यादातर समाप्त होता है। फिर उसमें आता है क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, उसे मैं भी सिखा दूंगा। पहले केवल आप मेरी वीडियो को ध्यान से 2-4 बार सुने, समझें मैं कैसे समझा रहा हूं, फिर आप कमेंट करना कि आपके समझ में आया या नहीं आया त्रिभुज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समबाहु, देखो आप प्रत्येक शब्द को तोड़ो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम और एक बाहु। बाहु माने होती है, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बाहु माने होती है भुजा। बाहु माने क्या होती है, भुजा। आप कहोगे कैसे होती है, आपने फिल्म पढ़ी होगी बाहुबली, पढ़ा है ना। बाहुबली फिल्म क्या है, बाहुबली मतलब है इसका, अगर आप बाहुबली का संधि विच्छेद करोगे फिल्म का तो आप जानोगे कि बाहुबली यानी बली मीन्स ताकतवर, और बाहु मतलब भुजाओं में, जिसकी भुजाओं में ताकत है वही बाहुबली है। क्लियर। एक बार फिर से बता दूं, बाहुबली किसे कहते हैं, जिसकी भुजाओं में ताकत है, बल है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाहुबली। बाहुबली वही बाहुबली नहीं है, कटप्पा भी बाहुबली था, क्योंकि उसकी भी भुजाओं में क्या था, दम था। जानते हो ना कटप्पा, जिसकी चांद समझ चुके होगा आप। तो बाहुबली मतलब समबाहु, जिसकी समान हो बाहु। बाहु मतलब भुजा। ऐसा कोई भी त्रिभुज ले लो आप, कोई भी, जिसकी भुजा क्या हो, समान हो। समान मतलब बराबर हो। तो मैं देखो क्या कह रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, जिसकी सभी भुजा, यानी सभी मतलब तीनों भुजा कैसी हो, बराबर। ठीक है ना। उसे क्या कहोगे आप, समबाहु त्रिभुज।
क्लियर है ना। ऐसा कोई भी चित्र ले लो, देखो मैं यहाँ चित्र भी बना देता हूं। यहाँ मैंने ये चित्र भी बना दिया, ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या है, बराबर है, तो ये समबाहु हो गया। इसमें जो जानकारी है ये दूसरी वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं और तीनों क्या बेटे, कोण, तीनों कोण भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब तीनों कोण मतलब यहाँ पर एक चीज लिख दे रहा हूं मैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर होता है कितना, 180। क्लियर है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो तीनों कोण बराबर हैं, यानी एक कोण x का तो दूसरा भी x का और तीसरा भी x का, बराबर 180। कितना हो गया, 3x बराबर 180। अब 3 से 180 को काटोगे तो आपका x बराबर कितना निकलेगा, 60 डिग्री। अर्थात एक जानकारी और हम प्राप्त कर चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। कितने का होता है बेटे, 60 डिग्री के होते हैं, तीनों ही कोण 60 के होते हैं। क्लियर। तो ये आपका समबाहु क्लियर होता है। अब बात करते हैं विषमबाहु की। विषम याद करा दूंगा अभी, विषम मतलब विष, विष जानते हो ना, विष होता है जहर। क्या होता है, जहर। जहर आप अच्छी तरह से समझते हो, जो भी चख ले कोई स्वाद नहीं बता पाता है। क्यों, क्योंकि चखेगा और सीधा ऊपर भगवान जी के पास, किसके पास, यानी वो अपने शरीर को त्याग देगा तुरंत। ठीक, तो विष का कोई जहर स्वाद नहीं जानता है। ऐसे ही हम बताएं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु यानी विष का त्रिभुज, और विष मतलब जहर। जहर क्या होता है आप जानते हो, कहते हो आपके जीवन में, कहते हैं भाई ये व्यक्ति से दूर रहो, यह व्यक्ति, जैसे मैं रामू की बात कर लूं या श्यामू की बात कर लूं या गोपाल की बात कर लूं या कोई भी एक लड़का ले लूं, वो लड़का ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में चला जाता है उसकी जिंदगी में जहर घोल देता है। जहर घोलने का मतलब चखने वाला खाने वाला नहीं, उसकी जिंदगी में अफरा तफरी कर देता है, सब सिस्टम को खराब कर देता है। ऐसा ही हमारा एक त्रिभुज है, ऐसा ही हमारा एक त्रिभुज है जो विषमबाहु है। विष मतलब जिसके पास विष है, जो विष घोलता है, जो विष घोलता है उसके पास कोई नहीं जाता है, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग। क्या, उसके पास कोई नहीं जाता है, सब उससे क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अलग अलग आप पकड़ लीजिए, या ऐसे भी याद कर सकते हो, जिसने विष खाया वो इस दुनिया से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग। बस याद क्या रखना है, अलग। यहीं पर तो अब यहीं से परिभाषा बनाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर है ना, अलग अलग हो, तीनों भुजा अलग अलग हो। जब तीनों भुजा अलग हैं तो तीनों बेटे क्या, कोण, क्या बेटे, तीनों कोण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थात मैं कह सकता हूं एक छोटी भुजा होगी, एक ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, नहीं ये इसके बराबर, और तीनों कोण भी कैसे हैं इसके, अलग अलग। क्लियर है ना, समझ में आया? आया हो तो कमेंट करते रहिए, मैं आपको सब दिखा दूंगा, फिल्म भी दिखाऊंगा, एक आपका घर भी दिखाऊंगा, आपका मोहल्ले की भी बात करूंगा। बस मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। बस मैं आपके प्यार का भूखा हूँ, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक, विष नहीं घोलूंगा, विष नहीं घोलूंगा, सम घोलूंगा, समबाहु, सबको समान कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं आपको समबाहु त्रिभुज बना दूंगा।
तो तीसरा है बेटे हमारा त्रिभुज समद्विबाहु। सम मीन्स समान, अरे यहाँ भी समान है, लेकिन क्या समान, द्विबाहु। क्या बेटे, यहाँ पर समान है, क्या है, समान, लेकिन क्या समान है, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु, अर्थात कहते हैं जिसकी दो भुजा, कितनी, दो भुजा बराबर हो। जब इसकी दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण भी क्या होंगे बेटे, कोण भी बराबर होंगे। क्लियर है ना, बराबर होंगे। इसका चित्र कैसा बनेगा, आपका कोई त्रिभुज है ये ए बी सी, तो अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण भी इसके बराबर होगा। क्लियर है ना बेटे, हमने कह दिया जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं उसके दो कोण भी बराबर या होते हैं। याद रखना है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर, विषमबाहु त्रिभुज में सबरे अलग अलग तो भुजा कोण भी अलग अलग। क्लियर है ना, जैसी भुजा वैसा ही कोण, जैसी भुजा वैसा ही कोण। इसी भुजा और कोण के संबंध में आपको बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज में सभी बच्चे कहते होंगे कि जो भी टीचर पढ़ाने आते हैं हमें यही भुजा लेते हैं और यही कोण लेते हैं, यही भुजा लेते हैं, यही कोण लेते हैं, ऐसा ही क्यों होता है। ऐसा वो इसलिए नहीं होता है बेटे कि ये भुजा ये, मतलब कहते हैं सर ये भुजा लेकर अगर इन दो भुजाओं को ले लें तो ऐसा नहीं बना सकते, ये भी तो समद्विबाहु होगा, दो भी भुजा बराबर है, दो कोण भी बराबर है, नहीं होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जिस कोण के सामने या जिस भुजा, जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण ही बराबर होते हैं। अगर आपने ये भुजा ले ली तो ये कोण नहीं होगा, इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्लियर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना, तो मैं बता भी दे रहा हूँ, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने वर्गीकरण कर दिया भुजा के आधार पर, अब करूंगा मैं कोण के आधार पर। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा जो बच्चे इस भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं वो अपनी एक बार परिभाषा लिख लेना, नोट पे पेन और कॉपी उठा के बैठ जाएं। मैं तीनों परिभाषा बोल दे रहा हूँ एक क्रमबद्ध करके। सबसे पहले बोलूंगा मैं समबाहु की, समबाहु की परिभाषा बोल रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज डालकर लिखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चित्र बनाई दिया मैंने बोर्ड पर, उसे नोट कर लेना। दूसरा, समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा और दो भुजाओं के सामने के दो कोण बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु कोण त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग होते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ना, तो आगे चलते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण। ठीक है ना, यहाँ भी मैं बातें लेके चलूंगा, तो यहाँ भी मेरी बात करता हूं मैं किसकी, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा, 90 से, अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, वो न्यून कोण होगा। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा न्यून कोण, 90 से छोटा और 0 से बड़ा प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। आप कहोगे क्या सर 30 डिग्री का कोण न्यून कोण है? जी हाँ, 90 से छोटा है ना, छोटा है, और 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं न्यून कोण है। वहीं से परिभाषा बना दो, क्या क्या ये 60 60 60 वाले ये तीनों कोण 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, तो क्या कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज। यहाँ भी मैं दो बातें ले रहा हूँ बेटे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण
90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जिसके तीनों कोण 90 से छोटे हों, अर्थात बात कर लूं मैं, यहाँ आपका 30 का है, यहाँ आपका 70 का है और यहाँ आपका 80 का है, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। एक बात मैं लिख दूं यहाँ पर आपको, प्रत्येक समबाहु, ये आपके काम का है, प्रत्येक समबाहु, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटे? न्यून कोण होता है। ठीक है ना। ये मैंने एक आपको एडिशनल जानकारी दे दी। दूसरा त्रिभुज की बात करूं मैं, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अधिक कोण क्या होता है पहले तो आप यही समझ लो। अधिक कोण होता है 90 से बड़ा कोण। क्या बेटे? यहाँ दिख रहा है ना, 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, और क्या बेटे? 180 से छोटा हो। 180 से बड़ा छोटा हो और 90 से बड़ा हो। थीटा का मान 90 से बड़ा है, सॉरी थीटा या 90 से छोटा हुआ, यहाँ बात करूं, थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। क्लियर है ना। ये भी मैंने उल्टा कर दिया बेटे। यहाँ पर थीटा का मान 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है ना, ये सही है। अब तो यहाँ भी यही बात होगी कि यहाँ थीटा का मान प्रत्येक कोण, प्रत्येक नहीं, यहाँ पर केवल एक कोण, क्या बेटे? केवल एक कोण, केवल एक कोण 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, और दो कोण 90 से छोटे होंगे, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका चित्र देख लेते हैं हम। अगर मैं बात करूं, ये हमारा कोई कोण है 30 का, और यहां बात कर लूं मैं 120 की, यहां बात कर लूं 120 की, तो ये कोण कितने का निकलेगा? ये भी छोटा निकलेगा 90 से। क्लियर है ना। तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, केवल एक कोण, इसमें भी केवल एक कोण, एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। या 90 डिग्री से न तो बड़ा होगा न 90 से छोटा होगा, क्या होगा? 90 के बराबर का होगा, होता। क्लियर है ना। तो आप इसके भी चित्र बना लीजिए। ये जैसा मैंने आपको परिभाषा में, उसमें सॉरी त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी में बताया था, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हुआ आपका बेटे भुजा के और कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन। इससे आगे हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल क्या क्या होता है। क्लियर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मैं त्रिभुज को आज पूरा समाप्त करूंगा कंप्लीटली। एक वीडियो में आपको पूरा त्रिभुज मिलेगा। मैंने पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की क्या में क्या क्या चीज देखने को मिलती है, त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, जितने आधार पर होता है उनका क्षेत्र, उनकी परिभाषाएं। उसके बाद मैंने आपको अब मैं आगे बता रहा हूँ त्रिभुज की परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने ये भी बताया था कि त्रिभुज का कभी आयतन नहीं निकाला जाता। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज की परिमाप मैंने लिखा है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग किसी भी आकृति की परिमाप कहलाता है। परिमाप की परिभाषा लिख रहा हूं, त्रिभुज की परिमाप नहीं। अभी परिमाप किसे कहते हैं मैं अभी ये बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? परिमाप किसे कहते हैं ये बता रहा हूं। अब इसको पहले डिफाइन कर देता हूं मैं। ठीक है, तो बेटे क्या होता है सुनो, मैं थोड़ा ना एक फनी तरीके से बता रहा हूं, फनी तरीके से। अभी आपने देखा है कि भोले बाबा जी का
त्योहार निकल के गया है जिसे हम शिव तेरस के नाम से मनाते हैं ना। बहुत ही मतलब श्रद्धालु भोले बाबा की याद में, उनके समर्पण, उनकी श्रद्धा भावना से कांवर लेकर आते हैं, कांवर को चढ़ाते हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा इस पूरे श्रद्धा भाव में कि जो कांवर लेके आते हैं या जो भी व्यक्ति जाते हैं वो परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा। अब किसकी परिक्रमा करते हैं? भोले बाबा की करते हैं ना। भोले बाबा का मंदिर कैसा बना है? कुछ जगह आपने देखा होगा जहां अच्छी सुविधा नहीं होती है, मतलब तो कुछ ऐसी स्थानों पर भोले बाबा को मंदिर को यहाँ बना देते हैं अच्छी तरह। इस तरीके की आकृति के अंदर देखा होगा, यहाँ रास्ता है तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा परिक्रमा देते हुए, ऐसे 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 परिक्रमा हुई कंप्लीट। कुछ जगह इस तरीके से मंदिर भी बना होता है, यहाँ भोले बाबा की मूर्ति स्थापित होती है, यहाँ से ये देगा इस तरीके से परिक्रमा देता है, हो गया एक परिक्रमा। कुछ जगह आपने देखा होगा इस तरीके की आकृति होती है, ऐसा मंदिर होता है बिल्कुल जहाँ आपकी भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई है और आप इस तरीके से परिक्रमा देते हो। क्लियर है ना? यही आप देखते हो। और भी किसी भी तरीके का हो, मैंने आपको ये नहीं बताया किसकी बता रहा हूँ। सभी भुजाओं का योग परिक्रमा के, देखो मेरी बात, अगर भोले बाबा का मंदिर गोल भी है, क्या है? गोल भी है, यहाँ रखी हुई है, तो आप परिक्रमा ऐसे भी देते हो तो ये भी आपकी क्या हुई? परिमाप हुई। क्लियर है ना? तो मैं क्या कहता हूं कि आपने परिक्रमा स्टार्ट की कहां से? यहां से, ए बिंदु से। तो पहले आप ए से बी तक देने गए, फिर आपको मोड़ आता है बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक और एफ से ए तक। आपकी सभी भुजाओं का योग, अर्थात परिक्रमा आपने कहां से दी? ए बी दी, धन बी सी दी, धन सी डी दी, धन डी ई दी, धन ई एफ दी, धन एफ ए दी। यही क्या है आपकी इस चित्र की परिमाप। ठीक है ना? इसकी बात करूं ए बी सी, तो सबसे पहले आपने ए बी दी, फिर बी सी पर गए, फिर सी ए पर गए। ये भी क्या है आपकी परिमाप। ये क्या है बेटे? ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। पहले आपने ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए सी डी, फिर डी ए। क्या बेटे? डी ए। ये क्या हो गई इस चित्र की परिमाप। ये हो गया आपका गोल गोल सर्कल, और सर्कल में परिमाप ही होता है, नाम बदल देते हैं, उसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है तो मैं इसे नहीं बताऊंगा, परिमाप की बात करूंगा मैं केवल। ठीक है ना? तो सभी भुजाओं का योग उस चित्र की परिमाप कहलाता है। ये लिया, ये लिया, ये लिया। अगर मैं कह दूं कोई भी, ये 10 सेमी की है, ये 10 सेमी की है, ये 20 की है, ये 10 की है, ये 5 की है, ये 3 की है, तो आप बता दो कितनी परिक्रमा, यानी आप सभी को जोड़ देना, परिमाप हो गई आपकी। त्रिभुज में कह दूं मैं 3 4 5 की कह दूं तो ये सबको जोड़ देना, परिमाप हो गई। इसे कह दूं 10 10 5 5, जोड़ देना सबको, परिमाप हो गई। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं परिमाप आप समझ चुके हो कि कैसी भी आकृति हो, आप उस आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ दो मोड़ से। आपके जैसे पहला मोड़ है ये उन मोड़ों से जोड़ दो, वही क्या कहलाएगी? उसकी परिमाप। त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? सभी भुजाओं का योग त्रिभुज की परिमाप, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की परिमाप कहलाती है। 3 भुजाएं तो तीनों भुजाओं का योग। अगर हमारा त्रिभुज समबाहु है तो सभी भुजा बराबर है, भुजा मान लो हमने ए मानी। मैं बात कर लूं समबाहु की, समबाहु की याद कर लेना आप। समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजा। तो त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भी भुजा ए, इसकी भी भुजा ए, इसकी भी, तीनों बराबर हैं। तो क्या कहोगे? इसकी परिमाप क्या होगी? 3 गुणा भुजा किसकी हो गई? समबाहु त्रिभुज की परिमाप हो गई। क्लियर है ना? आप किसी भी त्रिभुज की निकालोगे तो आपको भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं बेटे किसी भी आकृति का, आकृति भी कैसी हो? बेलन? नो। मतलब टोपी वाली? नो। क्या हो? 2D। 2D किसे कहते हैं? जिसमें 2 डायमेंशन हो। डायमेंशन मीन्स दिशाएं, जिसमें 2 दिशाएं हो,
एक दिशा की बात करता हूं मैं एक्स अक्ष, और एक दिशा की बात करता हूं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरा स्थान यानी लंबाई और चौड़ाई से घिरा स्थान क्या कहलाता है बेटे? 2D। ये क्या होता है? 2D। अब 2D आकृति से घिरा स्थान, इससे और इससे कितना स्थान घिर रहा है? यही स्थान घिर रहा है ना, यही इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? यही इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। यानी आप जैसे आपका घर है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आपके घर में अगर आप पल्ली बिछाते हो, दावत करते हो, तो दावत करते समय आप टेंट लगाते हो ना, तो एक लंबाई में और एक चौड़ाई में ही टेंट लगाते हो। जब आपने लंबाई और चौड़ाई में टेंट लगाने के क्रम में अगर नीचे मैट बिछाया है, तो उस मैट द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वही क्या कहलाता है? उस मैट का क्षेत्रफल या उस पांडाल का क्षेत्रफल। ठीक। और मैं आपको समझाऊं, आप अपने घर में डेकोरेट करते हो, घर को, घर में मैट बिछाते हो, तो आपकी जितनी बड़ी मैट है वो लंबी होती है, कुछ चौड़ी होती है। वो लंबी और चौड़ी यानी 2D, दो दिशाएं, दो बिमियां हो गई। अब दोनों बिमाओं के माध्यम से जितना जगह घेरी जाती है, कवर की जाती है, ढकी जाती है, वह क्या कहलाती है? उस दिशा, उस मतलब मैट की क्षेत्रफल। क्लियर? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, दो तीन फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपसे फिर आगे कराता हूँ। ठीक है बेटे, मैं अब आपको लास्ट अपना पॉइंट लेके आया हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम दूंगा। ये वीडियो मेरे उन छात्रों के लिए होगी जो कहते हैं कि हमें त्रिभुज से डर लगता है, ना हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है, ना हमें कुछ आता है, त्रिभुज किसे कहते हैं बार बार पूछा जाता है, उनके लिए है ये वीडियो। तो मेरी वीडियो को कम से कम 2-4 बार अवश्य देखें, अवश्य। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका त्रिभुज कभी कमजोर नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कल त्रिभुज में समरूप और सर्वांग सब में भी अंतर करना बता दूंगा। ये और बेहतरीन टॉपिक है, खासकर कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए, तो उसे भी मैं करा दूंगा। पहले मेरी इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, इसके बाद मेरा गैप आएगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जब तक आपको इसी वीडियो को देखना है, और भाइयों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल बता रहा हूँ। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का जो होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2। इसे कहीं कहीं लिखा आता है √3/4 a²। ए यहाँ क्या होती है बेटे? भुजा होती है। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज आप जानते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या होता है? जो क्षैतिज तल पर होता है। ऊंचाई क्या होती है? जो 90 डिग्री के कोण पर भुजा होती है, वो आपकी ऊंचाई होती है। ये बहुत ही पॉपुलर है, ये और सभी बच्चों को याद रहते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में लगता है हमारा हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र भी याद होता है S, S-A, S-B और S-C, तीनों अंडर के भीतर, और तीनों अंडर के भीतर होते हैं। तो बच्चा कहता है यहाँ S क्या है, ABC क्या है, तो मैंने जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब, अर्ध परिमाप मैंने आपको अभी बताया था, तीनों भुजाओं का योग A + B + C, और तीनों भुजाओं के योग को जब अर्ध कह रहा है आधा, तो 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका क्या निकलेगा? अर्ध परिमाप। जैसा ABC आपका त्रिभुज है, ये A भुजा, B भुजा, C भुजा, तीनों को जोड़ना है आपको और 2 से भाग कर देना, वो आपका S। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और बेहतर से बेहतर मैंने आपको इसमें पॉइंट दिए हैं। आप इन पॉइंटों को बस पी जाओ, घोर कर पी लो, रटो मत, समझो 2-4 बार में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके